नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नरेश शर्मा है। मैं एक जनरल सर्जन हूँ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हरियाणा इकाई में मैं उपाध्यक्ष हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कोरोना वायरस के ऊपर कुछ बातें करना चाहता हूँ। अब सबसे पहले, क्योंकि मैं अपने घर से बात कर रहा हूँ, तो जो ये हमारा सुरक्षा कवच है वैसे हमें पहन के रखना चाहिए जब हम बाहर होते हैं, तो इसको मैं उतार के, ताकि मैं आपसे अच्छे से बात कर पाऊँ। तो हम बात शुरू करेंगे आज की वस्तु स्थिति से। मैं बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहूँगा। आप सब भली भांति जानते हैं कि कोरोना वायरस नामक इस महामारी से संपूर्ण विश्व में प्रकोप है और सब देशों की सरकारों ने अपने विवेक और क्षमता अनुसार अपने प्रयास से इस पर नियंत्रण पाने की कोशिश की है। हमारे देश की सरकार ने भी 4 लॉकडाउन लगाकर इस पर काबू पाने का प्रयास किया, पर अब क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो चुके हैं और लॉकडाउन करना अन्य कारणों से भी देश में संभव नहीं है। पर साथ ही क्योंकि इसका कोई पुख्ता इलाज या वैक्सीन जब तक नहीं आती, तो ये महामारी और आगे फैलने का इसके ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऐसे में इससे हमें भयभीत भी नहीं होना है, पर साथ ही साथ हमें साइंटिफिक तरीके से बिना उलझुल कोई भ्रम के हमें इसकी जानकारी रखते हुए सतर्कता बरतनी है। यहाँ पे मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आज सोशल मीडिया में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसे इतने प्रयोग हैं जहाँ पर आज 130 करोड़ के इस देश में 100 करोड़ से ज़्यादा मानद डॉक्टर की उपाधि लेकर हजारों नुस्खों के साथ गारंटी शुदा इलाज कोरोना वायरस के ऊपर उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इनके भ्रम में न आएं और एक प्रशिक्षित क्वालिफाइड डॉक्टर होने के नाते मैं आपके साथ आज साइंटिफिक तरीके से ही इस बीमारी से लड़ने के लिए उपायों के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बचाव की। बचाव में सबसे जरूरी जो चीज है वो मैं कहना चाहूंगा, भले ही लॉकडाउन खुल चुका है, पर आज भी घर से निकलते वक्त आप अपने आप से ये प्रश्न जरूर करें कि क्या मेरा घर से निकलना अति आवश्यक है, क्या इसको टाला नहीं जा सकता। अगर जाना आवश्यक है और इसके अलावा आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हैं या व्यवसायी हैं या आपको बाहर निकलना पड़ता है, तो आपको कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है, जिसको मैं एक शॉर्ट टर्म में बोलता हूं SMS। S पहला मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी आप बाहर निकल कर भी दूसरे व्यक्ति से कम 5 से 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करें। दूसरा M मास्क के लिए है, जो अभी मैंने लगा के रखा था। ये मास्क ये आपका सुरक्षा कवच है। इसको इस प्रकार पहने कि आपके नाक को, मुंह को और चिन पार्ट को कवर करें। और मैं यहाँ यह भी स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि इसमें गमछे या रुमाल इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप चाहें तो घर पे अपने अन्य कपड़ों को सील कर मास्क बना सकते हैं, और उसका कारण सिंपल ये है, क्योंकि जो ये मास्क है, जब आप इसको उपयोग करते हैं तो इसको आपको बार बार छूना नहीं है, हटाना नहीं है, जो कि आमतौर पर गमछे और रुमाल इस्तेमाल करते वक्त हम करते रहते हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं S का मतलब यहाँ पे सैनिटेशन से है। सैनिटेशन का पर्याय केवल सैनिटाइजर से नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपको अपनी हैंड हाइजीन मेंटेन करने के लिए अगर कहीं साबुन और पानी का की सुविधा मिलती है तो वो सैनिटाइजर से बेहतर है। पर अगर ऐसी जगह है या ऐसा स्थान पर आप हैं जहां साबुन पानी नहीं मिल सकता, तो आप सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इसके बाद बात आती है आहार की, कि आप इस दौरान ऐसा क्या आहार लें कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। तो आहार में देखिए, हमारी जो किचन है, इंडियन किचन है, वो ऑलरेडी फुल ऑफ हर्ब्स है। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले मसाले
चाहे दालचीनी हो, इलायची हो, लौंग हो, बड़ी काली मिर्च हो, ये सब एक औषधि की तरह हैं। इनका काढ़ा आप बना के पी सकते हैं। इसके अलावा आप हल्दी, काली मिर्च दूध में डाल के आप एक बार दूध पी सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा आहार है उसके अंदर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स ये कंपोनेंट होते हैं, पर इम्यूनिटी वाइज हमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लेनी चाहिए। प्रोटीन्स हमें नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट में हमें दालों से, दही से, इसके अलावा हमें कच्चे पनीर से प्रोटीन हम ले सकते हैं, पर जो लोग एग्स खा सकते हैं वो अंडे भी जरूर ले सकते हैं। बाकी बात मिनरल्स की और विटामिन्स की। मिनरल्स में आप नारियल पानी पी सकते हैं। विटामिन्स के अंदर क्योंकि विटामिन सी का इम्यूनिटी के अंदर में अहम रोल है, तो आप इस सीजन में भी उपलब्ध सिट्रस फ्रूट्स को जैसे संतरा, किन्नू, मौसमी ये अच्छे से लें। इसके अलावा नींबू और आंवले का भी प्रयोग कर सकते हैं। अमरूद का भी सीजन शुरू होता है, तो अमरूद का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सैलेड के अंदर खीरा, ककड़ी, टमाटर इसका भी सेवन करें। तीसरी बात आती है एक्सरसाइजेस की। तो एक इम्यूनिटी के अगर हम कंपोनेंट में बात करें तो एक्सरसाइजेस का भी एक बहुत अहम रोल है। हमें प्रतिदिन 45 मिनट की वॉक जरूर करनी चाहिए। और वॉक के अलावा अगर हम देखते हैं तो ये कोरोना वायरस जो मेन हमारे सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो वो श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो उसको दुरुस्त रखने के लिए हमें कुछ व्यायाम करने चाहिए, जिसके अंदर हमें डीप ब्रीदिंग इन और डीप ब्रीदिंग आउट ये करना चाहिए। साथ ही जब डीप ब्रीदिंग क्रिया कर रहे हैं तो 5-5 मिनट के अंतराल पर हमें डीप ब्रीदिंग इन अंदर लेकर उसके बाद खांसी करनी चाहिए। वो 2 बार ऐसा करें और 2 बार जब डीप ब्रीदिंग इन करके 2 बार हमें हंसना है। इससे हमारे लंग्स के एल्वियोलाई हैं वो अच्छे से ओपन अप होते हैं। तीसरी चीज इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हम आराम करते हैं तो प्रयास ये रहना चाहिए कि जितना हम उल्टा लेट सकें, हमें प्रयास करना चाहिए कि उतना हम उल्टा लेटें। उसका फायदा हमें हमारे जो पीठ की तरफ जो हमारे लंग्स होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं, वो ओपन अप होते हैं। संरचना के अनुसार लंग्स जो हमारे हैं उसका जो सबसे नीचे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा आमतौर पर वहां ऑक्सीजनेशन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हम आमतौर पर सीधा लेटते हैं। और जितने भी ये इन्फेक्शंस हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो कोरोना वायरस है, चाहे और कोई सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उनके लिए ये कोने जो नीचे का और पीछे का भाग होता है, ये एल्वियोलाई फेवरेट प्लेस बन जाते हैं, जहां पर ये अपनी मल्टीप्लिकेशन करके कॉलोनीज बनाते हैं और तब ये शरीर पर अटैक करते हैं। तो ये सब क्रिया करने से वहां का ऑक्सीजनेशन अच्छा रहता है और इनकी ग्रोथ को रुकावट मिलती है। अब हम अगली बात करते हैं संक्रमण की। मान के चलते हैं कि क्योंकि जिस तरह का अब ये वायरस चल रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम कम्युनिटी स्प्रेड स्टेज में है, तो कहां से किसको इन्फेक्शन हो रहा है ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो अगर हमें लगता है कि हमें संक्रमण हो गया और उससे संबंधित हमें लक्षण दिखते हैं, देखिए कोरोना वायरस के जो लक्षण होते हैं उसमें बुखार आना, गले में खराश होना, सूखी खांसी होना और फिर सांस में तकलीफ आना। पर साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हर बुखार, हर खांसी कोरोना वायरस नहीं है। तो इसके लिए आप निकट के प्रशिक्षित डॉक्टर के पास जाएं, उनसे उनको अपने इलाज लक्षण के बारे में बताएं और उनको अगर लगता है और अगर आपको इलाज टेस्ट के लिए जाना पड़ता है तो जरूर अपना कोविड-19 टेस्ट कराएं। अब बात करते हैं कि अगर टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो उसमें भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। संयम से और निडरता से हमें काम लेना चाहिए। मैं साथ ही ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी
भारतीयों की जो आनुवंशिक धरोहर है, यानी आनुवंशिक रोग प्रतिरोधक क्षमता की जो धरोहर है, जिसको हम ये कह लें कि जेनेटिक इनहेरिटेंस इम्यूनिटी, वो ग्लोबली इस कोरोना वायरस से लड़ने में काफी अच्छी पाई गई है। अगर हम पिछले जब से इन्फेक्शन है उसके डेटाज और रिकॉर्ड्स को देखते हैं, तो हम बात करते हैं कि अगर लक्ष्य पॉजिटिव आता है तो घबराना नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन का जो आगे का जो इफेक्ट है वो बहुत सी चीजों पर निर्भर करता है। जैसे आपकी आयु पर, अगर आप 55 साल से नीचे आयु है, दूसरा आपको कोई और डिजीज नहीं है, यानी कि शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी या गुर्दे की बीमारी नहीं है, तीसरी चीज आप रूटीन में एक्सरसाइज करते रहे हैं, आप अच्छा आहार लेते रहे हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही हम अगर दूसरी आयु, दूसरे एज ग्रुप में भी देखें, चाहे 55 से ज्यादा भी हो या हल्की फुल्की और बीमारियां भी हों, पर लक्षण कोरोना के जो गंभीर ना हो, तो हमको हम कैटेगरी 1 में माइल्ड इन्फेक्शन के अंदर रखते हैं। और ऐसे मरीजों के लिए महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि अब क्योंकि हमारे देश की जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं वो बहुत सीमित हैं और वो ऑलरेडी ओवरबर्डन है, तो वो बहुत सी सरकारों ने अब ये भी नोटिफाई करना शुरू कर दिया है कि ऐसे इन्फेक्शन में लोग हॉस्पिटल्स में ना जाएं। तो इस बारे में यही मैं कहना चाहूंगा कि आप चाहें तो अपने घर पे भी अपने आप को आइसोलेट करके इस कंडीशन से आप रिकवर कर सकते हैं सावधानी पूर्वक। तो इसमें आपको क्या करना है, इसके ऊपर हम आज अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें खाने पीने का, कसरत का वही आप रूटीन जारी रखिए, पर साथ में इस दौरान अगर डॉक्टर ने आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया है, वो टैबलेट या एंटीबायोटिक या जो भी है वो जरूर लें। पर साथ में कुछ सप्लीमेंट्स भी मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे समय में विटामिन सी 500 mg की जो टैबलेट आती है वो 3 बार लें। उसके अलावा जिंक के साथ मल्टीविटामिन कॉम्बिनेशन दिन में 1 बार जरूर लें, और विटामिन डी और कैल्शियम का कॉम्बिनेशन वो दिन में 1 बार जरूर लें, तथा उल्टा लेट के अपने लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजनेट करें। और अब इस कंडीशन में माइल्ड कोरोना वायरस इन्फेक्शन में 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज फिब्राइल स्टेज होती है जो तकरीबन 7 दिन चलती है, जिसमें फीवर आता है, जिसके लिए पैरासीटामोल और बाकी प्रिस्क्रिप्शन आपके डॉक्टर के अनुसार आप लेते रहें, खूब सारा लिक्विड लें। और सबसे जरूरी बात है अपना मेंटल कूल रखें, यानी कि संयम रखें, घबराएं बिल्कुल नहीं। उस फेब्राइल स्टेज के बाद दूसरी जो स्टेज आती है उसको रेस्पिरेटरी स्टेज बोलते हैं। ये स्टेज मैं कहूंगा सावधानी वाली स्टेज होती है। इसके अंदर आपको सावधान रहना होता है, क्योंकि इस स्टेज में अगर किसी को प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लिकेशन आती है, तो उससे हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। और इसमें हमें सावधान रहना होता है कि हमारा सांस ठीक से आ रहा है, नहीं आ रहा है। और इसी स्टेज के लिए मैं एक छोटी सी चीज आपके सामने, मैं एक छोटा यंत्र, इसको हम पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं, इसको आप फिंगर में लगा सकते हैं और अपनी उंगली, मेल्स अपनी फिंगर में और फीमेल्स अगर नेल पॉलिश किया हुआ है तो उसको हटा के इसको लगा के आप इसके अंदर 10 सेकंड तक लगा के अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल पता कर सकते हैं। इसमें 2 रीडिंग्स आती हैं, एक में पल्स यानी आपकी हार्ट रेट आती है, दूसरा SpO2 लेवल। ये ऑक्सीजन लेवल हमारा 92 से ऊपर रहना चाहिए। और सावधानी हमें यहाँ पे इस बात की रखनी है कि अगर हमें लक्षण भी लगते हैं कि सांस की दिक्कत है और ये 92 से नीचे की तरफ गिरता जा रहा है, तो हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यहाँ पे ये बात मैंने इसलिए महत्वपूर्ण तरीके से बताई क्योंकि देखिए हमारे जो नर्सिंग होम्स हैं, जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जो स्टेज 1 की जो सांस वाली कॉम्प्लिकेशन है या अन्य कोरोना वायरस की जो गंभीर अवस्था उसको डील करने के लिए वो इतने केपेबल नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं बड़े अस्पतालों में उपलब्ध होती है और ऑलरेडी अगर हम उनको हर छोटे माइल्ड इन्फेक्शन में बॉदर करते हैं वहां पे, तो वो ओवरबर्डन हो जाएंगे। तो बात हम सेकंड स्टेज की कर रहे थे कि रेस्पिरेटरी स्टेज को भी हमें
अच्छे से मॉनिटर करना है। और अगर इसमें सब कुछ सही चलता है तो तीसरी स्टेज आती है वीकनेस की, जिसमें हमें कमजोरी महसूस होती है पर बुखार और सांस जैसी तकलीफ इतनी नहीं लगती। ये भी अवस्था तकरीबन 1 हफ्ते की रहती है। इस दौरान भी हमें पौष्टिक आहार, व्यायाम और वार्म फ्लूइड्स लेने चाहिए। अच्छे से नींद लें, आराम करें, तो ये कोरोना वायरस इस प्रकार स्टेज 1 से आप इसको जीत सकते हैं। माइल्ड केस में आप इस तरह से जीत सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा सीरियस कंडीशंस की। यहाँ पे मैं साथ ही आपसे एक डाटा भी शेयर करना चाहूंगा कि देखिए, अभी तक अगर हम बात करें कि 100 मरीजों को कोरोना का इन्फेक्शन होता है, 100 इंसानों को कोरोना इन्फेक्शन होता है, तो उसमें से 80 लोगों को या तो एहसास नहीं होता या बहुत माइल्ड होके वो चला भी जाता है। जो 20% होते हैं, उन 100 में से 20 होते हैं, उनमें से 15 लोगों को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, पर वो भी अच्छे से रिकवर होके आ जाते हैं। 5% जो होते हैं वो सीरियस होते हैं और उनको आईसीयू में रखा जाता है और उनको अन्य लाइफ सपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत पड़ती है, जैसे वेंटिलेटर है या और अन्य सुविधाएं हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में ही जो अभी तक मृत्यु की दर है, यानी मोर्टेलिटी रेट है, वो करीबन 2 पेशेंट्स में, यानी ओवरऑल 2% इन्फेक्टेड लोगों के अंदर पाई गई है। तो सेकेंड स्टेज की हम जो बात कर रहे हैं, उसमें या तो वो लोग होते हैं जो शुरू में ही मेडिकल कंडीशंस, अन्य बीमारियों के साथ कोरोना लेके और गंभीर लक्षण के साथ आते हैं, या जो माइल्ड कंडीशन में से कॉम्प्लिकेट होके इस स्टेज में पहुंचते हैं। इन दोनों अवस्थाओं के लिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह करके उचित जगह पर हॉस्पिटल से संपर्क करना चाहिए और वहां पर रहकर इसका उपचार कराएं, और बाकी जो भी सावधानियां हैं वो आपको ऐसे ही इस्तेमाल करनी है। अब क्योंकि मैं एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक फुट शोल्डर हूँ, एक सिपाही हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी एसोसिएशन पूरे देश में है। पूरे देश में हमारे जो MBBS या उससे हायर क्वालिफिकेशन के डॉक्टर इसके सदस्य हैं, और वो हर सोसाइटीज में, सेक्टर्स में अपने जहाँ पे उनके उपलब्धता है वो इसमें अच्छा सहयोग कर रहे हैं। और इस वीडियो मैसेज के द्वारा भी मैं कहना चाहूँगा, उनसे भी आह्वान है और सेक्टर के प्रतिनिधियों से भी आह्वान है कि अपने इन नेबरहुड डॉक्टर्स को आप अपने साथ लें और कोरोना वायरस से लड़ने में आप सब योगदान करें। साथ ही मैं दोबारा से सचेत करना चाहूँगा कि जो गारंटी देने वाले जो व्हाट्सएप पे जो मानद डॉक्टर उपलब्ध हैं और उसके जरिए जो अपनी रोजी रोटी बढ़ाना चाहते हैं या अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, उनसे भी सावधान रहिए, क्योंकि गारंटी जैसी शब्द इस दुनिया में नहीं होती है। आप देखें, वो तो गारंटी, उनका तो क्या गारंटी लेना। आप देखें, जिनके ऊपर हमारी संवैधानिक कानूनी हमारे स्वास्थ्य की गारंटी है, आपके निकट के शहर दिल्ली के अंदर, वहाँ के प्रतिनिधियों को भी आइसोलेट होना पड़ा है। नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप सब इससे जानकार हैं। तो मैं खुद भी कहना चाहूँगा कि मैं आज आपके समक्ष ये सब वीडियो के माध्यम से ये मैसेज प्रस्तुत कर रहा हूँ, पर मैं खुद के लिए भी कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से बचें, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, नमस्कार।